पिछले 7 वर्ष से मैं ज्योतिष आदि का अध्ययन कर रहा हूँ। जब दिल मिल जाए तो कुंडली की क्या जरूरत? क्या कुंडली पहले से बता सकती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? तो इसका उत्तर है जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख योग बता दे रहा हूँ इनको कि देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज हो। 16 वर्ष तक की जो है कन्या को सेक्सुअल कंसेंट देने का अधिकार दे रखा है। इतनी सारी घटनाएं हो रही, नीले ड्रम में काट करके डाल दिया जा रहा है और हल्दी वाले जल से प्रत्येक गुरुवार को सुबह सुबह यानी आजकल ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं। इसका स्वभाव जिम्मेदार है या ग्रह? तो क्या मांगलिक होना एक पाप है? क्या पामिस्ट्री जिसको बोला जाता है, हथेली देखकर 36 के 36 गुण मिलने चाहिए? क्या तांत्रिक उपाय भी होते हैं? जी बिल्कुल, तांत्रिक उपाय 350 तांत्रिक उपाय आप। तो नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हिस्टोरिकल आइज पॉडकास्ट में और आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या हमारी किस्मत पहले से तय होती है? क्या कुंडली देखकर पता लगाया जा सकता है कि हमारी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? क्या ग्रह नक्षत्र रिश्तों को प्रभावित करते हैं या क्या बिना कुंडली देखे शादी कर लेना सही है या गलत? अगर प्रेम विवाह में परिवार वाले विरोध करें तो क्या करना चाहिए? इन सभी चीजों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर्षित श्रीवास्तव जी। ये लगभग 7 साल से ज्योतिष की स्टडी कर रहे हैं और तंत्र मंत्र की भी स्टडी ये जानते हैं और लगभग काफी वर्षों से इनकी कुंडली देखने में भी अच्छी स्पेशलिटी है। और आज हम इनसे वार्तालाप करके जानेंगे अरेंज मैरिज सही है या लव मैरिज। हर्षित जी, सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। हर हर महादेव, नमः शिवाय। मेरा नाम हर्षित श्रीवास्तव है और मैं पिछले 7 वर्ष से ज्योतिष का विद्यार्थी हूँ। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसमें आप जितना भी अध्ययन कर लीजिए कभी आप पूर्ण नहीं होंगे, इसलिए मैं स्वयं को एक अल्पज्ञ विद्यार्थी ही मानता हूँ। ये तो आपका बड़प्पन है। नहीं, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा विषय है कि जिसमें आप जितना भी अध्ययन कर लीजिए कुछ ना कुछ कमी ही रह जाएगी, कभी आप परिपूर्ण नहीं बन पाएंगे। तो मैं स्वयं को एक ज्योतिष का एक अल्पज्ञ शिष्य मानता हूँ और पिछले 7 वर्ष से मैं ज्योतिष आदि का अध्ययन कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहुत से विषय जैसे आगम हो गए, तंत्र हो गए, धर्मशास्त्र हो गए, इन सब विषयों पर भी मैंने काफी अध्ययन किया है। जो सबसे पहला सवाल है जो कि युवाओं में सबसे पहले उठता है कि लव मैरिज बेहतर है या अरेंज मैरिज, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, अगर लव लिखा है तो लव अच्छा है और अगर अरेंज लिखा है तो अरेंज अच्छा है। ये आपकी कुंडली के ऊपर और आपके प्रारब्ध के ऊपर निर्भर करता है जी कि कौन सा आपको लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। अच्छा, तो बहुत से युवा ये भी कहते हैं कि जब दिल मिल जाए तो कुंडली की क्या जरूरत? हाँ, ये भी एक सिद्धांत है, क्योंकि इस विषय में मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि कुंडली मिलान करना तो अत्यंत आवश्यक है ही जी, लेकिन हमें एक चीज ये समझना जरूरी है कि जब हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है तो जब हमारे संपूर्ण जीवन पर ग्रहों का प्रभाव है, हमारी कुंडली का प्रभाव है, जी, तो यदि हमारे जीवन में कोई आ रहा है तो क्या वो बिना किसी ग्रह के प्रभाव के आया होगा? सीधी सी बात है। अगर बिल्कुल। हमारे जीवन में कोई आया है, हमें किसी से प्रेम हुआ है, तो वहां भी ज्योतिष का कुछ ना कुछ रोल अवश्य होता है। कोई ना कोई संयोग होता है। बिल्कुल होता है जी। और एक सवाल है युवाओं का कि क्या कुंडली पहले से बता सकती है कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? तो इसका उत्तर है जी बिल्कुल। यदि योग्य ज्योतिषी हो और ज्योतिष का अच्छा ज्ञान हो तो आप पहले से ये बिल्कुल सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज मैरिज होगी। तो देखने वाले दर्शकों, आपको पता चल गया होगा कि आप पहले से जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो हर्षित जी, ये बताइए कुंडली में कौन कौन से योग देखे जाते हैं लव मैरिज या अरेंज मैरिज के लिए? तो देखिए, वैसे तो योग बहुत सारे होते हैं, जी 100 की तादाद में योग होते हैं, जी। लेकिन मैं आपको कुछ प्रमुख योग बता दे रहा हूँ इनको कि देख करके आप पता लगा सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी यानी कि गंधर्व विवाह होगा या अरेंज मैरिज होगी, आपके पति का या आपकी पत्नी का स्वभाव कैसा होगा। जी तो देखिए, जो भी पुरुष वर्ग है जो कि इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि पुरुषों के लिए पत्नी का कारक ग्रह जो होता है कुंडली में वो शुक्र होता है। जी ठीक है। और शुक्र ग्रह की स्थिति को देख करके यदि शुक्र का संबंध लग्नेश के साथ बन रहा हो, शुक्र का संबंध पंचम भाव के साथ बन रहा हो, शुक्र का संबंध सप्तम भाव के साथ बन रहा हो, सप्तम भाव जो कि दाम्पत्य का भाव होता है और पार्टनर का भाव होता है, जी। ऐसी स्थिति में जो है पूरा पूरा जो है लव मैरिज का योग बनता है। और इसी के साथ साथ जो भी महिला वर्ग में हमारे इस पॉडकास्ट को देख रही हैं, तो महिलाओं की कुंडली में जो पति का कारक है वो 2 ग्रह होते हैं, एक आपका मंगल होता है और एक आपका गुरु होता है। तो इनकी पोजीशन को देख करके, इनकी स्थिति को देख करके हम ये जान सकते हैं कि व्यक्ति की अरेंज मैरिज होगी या फिर लव मैरिज।
जी, बहुत ही बढ़िया। और लगभग इन सभी चीज़ों को हम सामान्य लोग तो नहीं समझ सकते, जितना हर्षित जी को ज्ञान है। और यदि आपको इन सब चीज़ों की डिस्कशन करनी है, कोई जानकारी, तो आप किसी ज्योतिष से या किसी अच्छे तांत्रिक या किसी अच्छे पंडित से, जो कुंडली देखना जानता हो, उससे आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली दिखवा भी सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि इन ग्रहों की वजह से शादी या लव मैरिज या अरेंज मैरिज होती है। तो सवाल ये भी उठता है, किन ग्रहों की वजह से अरेंज मैरिज रुकती है, रुकावट आती है? देखिए प्रिय दर्शकों, आपको मैं बता दूं, यदि आपकी कुंडली में हम्म। गुरु अत्यंत बलवान है जी। या आपकी कुंडली में सूर्य अत्यंत बलवान है, जी। तो ऐसा व्यक्ति एक बड़े ही धर्मनिष्ठ परिवार से आता है जी। और बहुत ही वो स्वयं भी बहुत धार्मिक होगा। जी। ऐसी स्थिति में वो यही चाहेगा कि मैं जो विवाह करूं वो मैं अपनी माता पिता की इच्छा से करूं। तो वहां पर अरेंज मैरिज का या जिसको कि हम शास्त्रीय भाषा में आर्ष विवाह कहते हैं, अच्छा उसका अच्छा। अधिक योग बनता है। तो दर्शकों, मैं हर्षित जी से जानना चाहूंगा, क्या कुंडली के माध्यम से लव मैरिज या अरेंज मैरिज का पता लगाया जा सकता है? तो देखिए मित्रों, बिल्कुल आप कुंडली से लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी इसका पूरा पता लगाया जा सकता है। ठीक है। और कई लोग यह भी पूछते हैं कि लव मैरिज कर रहे हैं तो कुंडली मिलान करें या ना करें। तो देखिए, इसका एक सीधा सा उत्तर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा संपूर्ण जीवन जी। ज्योतिष से प्रभावित है, जी। हमारा संपूर्ण जीवन में किसी न किसी ग्रह का प्रभाव होता है। जी। यदि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है या हम किसी से प्रेम कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रहों का प्रभाव क्यों नहीं होगा? वो भी किसी न किसी ग्रह के प्रभाव से ही वो व्यक्ति हमारे जीवन में जी, आएगा। हर चीज का किसी न कोई ना कोई संयोग होता है। जी। तो हर्षित जी, अगर ये देखना है कि हमारी कुंडली में लव मैरिज का योग है कि नहीं, तो उसको कैसे जाना जा सकता है? देखिए मित्रों, यदि हमें अपनी कुंडली में जानना है कि हमारी कुंडली में लव मैरिज का योग है या नहीं, वैसे तो बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख योग मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जी। यदि सप्तम भाव का संबंध, सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य का होता है, पति का होता है, पत्नी का होता है। यदि सप्तम भाव का जो भावपति है उसका संबंध यदि लग्नेश से बन रहा हो या लग्नेश का संबंध सप्तम भाव से बन रहा हो, जी। यदि लग्नेश का संबंध पंचम भाव से बन रहा हो, तो ऐसी स्थिति में लव मैरिज का पूरा पूरा योग बनता है। या फिर मनोवांछित पत्नी प्राप्त होने का या मनोवांछित पति प्राप्त होने का योग बनता है। और एक सवाल ये भी है कई लोगों का, कि किन ग्रहों से ये जाना जा सकता है कि उनका जो जीवन साथी है, पति या पत्नी, उसका स्वभाव कैसा होगा आने वाले जीवन में? तो देखिए दर्शकों, जो पुरुष वर्ग है, तो पुरुष वर्ग की कुंडली में जो शुक्र ग्रह होता है वो पत्नी का कारक होता है। और उसके साथ साथ जो यदि किसी महिला की कुंडली है, तो महिला की कुंडली में दो ग्रह पुरुष के कारक होते हैं, पति कारक होते हैं। एक तो गुरु हो गया और एक मंगल हो गया। तो ज्योतिष में तीन सिद्धांत है, तीन चीजें देखी जाती हैं, भाव, भावपति और भाव कारक। जी। तो जन्म कुंडली में हम सप्तम भाव की स्थिति को देख करके, अगर पुरुष है तो शुक्र की स्थिति को देख करके, और यदि महिला है तो हम गुरु और मंगल की स्थिति को देख करके यह जान सकते हैं कि उनका जो जीवन साथी है होने वाला, वो उसका स्वभाव कैसा होगा या फिर वो क्या काम करता होगा। जी। कुंडली मिलान करते वक्त किन किन बातों का ध्यान लोग रखते हैं या रखना चाहिए? देखिए, कुंडली मिलान करते समय कुंडली मिलान के साथ साथ और भी कई चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे कि आजकल आप देख ही रहे हैं, इतनी सारी घटनाएं हो रही, नीले ड्रम में काट करके डाल दिया जा रहा है, पुरुषों के द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा भी। जी। तो कुंडली मिलान तो सब लोग करते हैं, लेकिन कुंडली मिलान करने से पहले कुंडली यदि हमें कन्या की या फिर जिससे विवाह होना है, यदि हमें उसकी कुंडली प्राप्त हो, तो सबसे पहले हमें किसी भी योग्य ज्योतिषी के पास जाकर के यह पूछना चाहिए कि इनके कुंडली के अनुसार इस व्यक्ति का चरित्र कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। जी। गुण मिलान की बात तो उसके बाद में आएगी। हाँ। लेकिन पहले हमें ये जानना चाहिए व्यक्ति का चरित्र कैसा है। हाँ। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी की यदि जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अत्यंत पीड़ित है, शुक्र के साथ राहु का योग बना हुआ है, शुक्र के साथ केतु का योग बना हुआ है, शुक्र के साथ मंगल का योग बना हुआ है, उसके ऊपर कोई पाप ग्रह दृष्टि दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में जातक का चरित्र खराब होने का संभावना बहुत अधिक होती है। अच्छा। उसके साथ साथ हमें सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को भी देखना चाहिए। मान लीजिए कि शुक्र की स्थिति ठीक है, लेकिन जातक की कुंडली में चंद्रमा बहुत खराब है, ऐसी स्थिति में उसकी जो मानसिक जो क्या कहते हैं स्थिति है, वो खराब होने की संभावना हो सकती है। हाँ। ठीक है। तो खराब बहुत, जिसमें चंद्रमा बहुत अधिक खराब हो, या लग्नेश जो लग्न का स्वामी है, महिलाओं में, महिला और पुरुष दोनों में, दोनों का बता रहा हूँ कि यदि लग्नेश बहुत अधिक पीड़ित हो, शुक्र बहुत अधिक पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति से विवाह
नहीं ही करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, मैंने काफी बार सुना है कि जैसे जिन स्त्रियों का शुक्र खराब होता है उनसे विवाह करके फिर पति का भी शुक्र खराब हो जाता है। ऐसा भी होता है? देखिए, अगर देखिए, जो पति पत्नी, देखिए पति पत्नी अलग अलग जो है नहीं होते हैं, एक हाँ, ही है, एक ही यूनिट होते एक हैं। ही है, ठीक हाँ। है। जो पति का वाम भाग होता है उसको वहां पे पत्नी का स्थान होता है। तो पति और पत्नी ये जो कर्म करते हैं, इन दोनों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, बात ऐसी है कि यदि आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो आपकी जीवन में ऑटोमेटिक ही ऐसी स्त्रियां आएंगी जिनका चरित्र थोड़ा सा खराब होगा। या अगर आपकी कुंडली में गुरु खराब है या मंगल पीड़ित है तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक ही ऐसे लड़के या ऐसे पुरुष आएंगे जिनका चरित्र या जिनका जो स्वभाव है वो थोड़ा पीड़ित होगा। जी। और फिर काफी लोग कमेंट में ये भी क्वेश्चन करेंगे कि अगर किसी प्रकार की विवाह में अड़चन आ रही हो तो उसको कैसे दूर किया जाए? देखिए, वैसे तो विवाह में अड़चन आ रही है तो सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवाइए और देखिए किस ग्रह की वजह से जो है विवाह में अड़चन आ रही है। हाँ। तो जिस भी ग्रह के कारण अड़चन आ रही है, विवाह में विलंब हो रहा है, जी। उस ग्रह का उपाय करना चाहिए। जी। और एक सामान्य उपाय मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया कि पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह जो होता है वो पत्नी का कारक होता है या स्त्री का कारक होता है। जी। और स्त्री की कुंडली में जो है वो मंगल और गुरु ये पति का कारक होता है। तो यदि किसी महिला की कुंडली में अगर विवाह में समस्या आ रही है तो एक छोटा सा काम ये कर सकती है कि प्रत्येक गुरुवार को थोड़ा सा हल्दी डाल करके बाल्टी में और फिर उसके ऊपर जल डाल करके और हल्दी वाले जल से प्रत्येक गुरुवार को सुबह सुबह, यानी कि जिस वक्त सूर्योदय होता है उससे 1 घंटे तक के समय में जब गुरु का होरा चल रहा हो उस वक्त वो स्नान करे। और ऐसा करने से और 7 या 11 गुरुवार करने से निश्चिंत ही जो है एक अच्छे पति की प्राप्ति उनको हो जाएगी। और यदि पुरुषों को कन्या मिलने में समस्या आ रही है तो ऐसे पुरुषों को जो है शुक्रवार के दिन सुबह के समय में जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके अथवा थोड़ा सा आंवले का पाउडर डाल करके इससे शुक्रवार स्नान करना चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं सावन का महीना है और सावन चल ही रहा है, तो बहुत लोग का ये भी मान्यता है कि शंकर जी की पूजा करने से, शंकर जी को जल अर्पण करने से उनको मनचाहा वर वधु मिल जाते हैं। ऐसा भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही, तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा है। और शिव महापुराण में बहुत सी वस्तुओं की चर्चा है जिनको भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। जी। जैसे गंगा जल चढ़ाने से जो है सभी प्रकार की मनोकामनाओं की सिद्धि होती है। जी। और यदि आप चाहते हैं कि आपको पत्नी की प्राप्ति हो तो विशेष रूप से जो सुगंधित द्रव्य होते हैं, और अनार का रस हो गया, सुगंधित द्रव्य जैसे कि आपका इत्र हो गया, ये सब भगवान शिव को अर्पित करने से आपको मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। महिलाएं हैं तो 16 सोमवार का व्रत कर सकती हैं। जी। पुराणों का ऐसा कथन है कि जो जिस फल की प्राप्ति पुरुषों को बहुत अधिक कठोर तप, तपस्या, जप तप आदि से प्राप्त होती है, वो चीज महिलाओं को मात्र 16 सोमवार के व्रत से ही प्राप्त हो जाती है। बहुत ही बेहतरीन। युवाओं का एक प्रश्न ये भी है कि अगर लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं और परिवार विरोध कर रहा हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मेरी सलाह यही रहेगी कि परिवार के बहुत अधिक विरोध में जा करके जो है विवाह ना ही करें तो उत्तम है। जी। ठीक है, क्योंकि देखिए विवाह में बात ऐसी है कि अब कुछ लोग यह भी कहते हैं कि विवाह कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात तो है कि विवाह में अपने कुलाचार की और अपने क्षेत्राचार की बहुत बड़ी प्रधानता होती है। तो आपके कुल परंपरा में, आपके क्षेत्र परंपरा में जिस प्रकार से माना जाता है, आप उन्हीं मापदंडों के अनुसार ही विवाह करें तो उत्तम रहता है। जी। उसके पश्चात भी यदि आप चाहते हैं कि विवाह में आपकी अड़चन आ रही है, माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे प्रयोग होते हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं उसके लिए उपाय होते हैं। मैं इसी प्रश्न पे आ रहा था। जी। उन उपायों को करके जो है, अब उपाय जो है वो सार्वजनिक तौर पर बताया नहीं जा सकते क्योंकि उनका प्रभाव कम हो जाता है। तो जो भी ये उपाय जानना चाहते हैं वो हमको डीएम करके पूछ सकते हैं इस विषय में। आजकल ब्रेकअप बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, इसका स्वभाव जिम्मेदार है या ग्रह? देखिए, इसमें सामाजिक व्यवस्था भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदार है। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया ही कि हमारे जीवन में प्रत्येक जो कृत्य होते हैं उसमें ग्रह ही जिम्मेदार होते हैं। ठीक है? तो अगर हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आ रहा है या कोई व्यक्ति जा रहा है, उसमें ग्रहों का प्रभाव ना, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सामाजिक विषय पर बात कर लेते हैं। जी। देखिए, बात ऐसी है कि पहले के समय में जो विवाह होते थे वो 17 वर्ष में, 18 वर्ष में, है ना, 19 वर्ष में,
जैसे ही लड़का जवान हुआ या लड़की जवान बाल हुआ, विवाह भी होते थे और हाँ। बहुत लोग बाल विवाह के विरोध भी हैं। और देखिए काफी अब ये तो एक अलग विषय फिर हो जाएगा, जी लेकिन 17-18 साल की जो लड़के हैं वो मैं उनको बालक तो नहीं मानता हूँ, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है 16 वर्ष तक की जो है कन्या को सेक्सुअल कंसेंट देने का अधिकार दे रखा है। जी। तो मेरा ये प्रश्न है कि जब आप 16 साल की लड़की को सेक्सुअल कंसेंट का अधिकार दे रहे हैं तो विवाह का तो क्यों विवाह का क्यों नहीं दे रहे हैं? सही बात है, बिल्कुल। तो एक हालांकि ये फिर अलग विषय हो जाएगा, तो थोड़ा सा जी इस पे थोड़ा नहीं करेंगे। हाँ लेकिन जो मुख्य बात है कि पहले के समय में विवाह जो है 18 साल में, 19 साल में जवान होते ही विवाह हो जाया करते थे। जी अब बात क्या है, ये कई पीढ़ियों से ये चीज चलता रहा। हाँ अब वो संस्कार जो है वो हमारे शरीर में आ गया। जी अब 18 वर्ष का 19 वर्ष का होते ही हमारे शरीर में हार्मोन्स और फीलिंग्स जागने लगते हैं, जी ठीक है। तो अब जब उनका विवाह नहीं हो पाता है या उस प्रकार की सामाजिक परिस्थिति नहीं है, लोग देखते हैं कि लड़का सेटल हो जाए उसके बाद विवाह हो, ठीक है, लोग और वेट करते हैं पढ़ाई लिखाई का, तो उसकी वजह से जो है एक डेस्परेशन हो जाती है महिलाओं में और पुरुषों में, दोनों में ही, कि अब कैसे न कैसे करके जल्दी से जल्दी हमारा विवाह जो है वो संपन्न हो जाए। और ऐसी स्थिति में जो लड़का लड़की है वो जाकर के गलत डिसीजन लेते हैं, ठीक है। और इस गलत डिसीजन के कारण ही जो है ब्रेकअप और इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो होती हैं। अब ग्रहों को यदि देखें तो विशेष रूप से जो है राहु की महादशा में, अंतरदशा में, जब कभी राहु में शनि का अंतर आ जाए, राहु में जब कभी चंद्रमा का अंतर आ जाए, या चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर आ जाए, शनि का अंतर आ जाए, केतु का अंतर आ जाए, जी ऐसी स्थिति में बहुत अधिक मानसिक भ्रम होता है, मानसिक अशांति होती है जी। और व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है और ब्रेकअप आदि की जो है समस्याएं होती है। तो दर्शकों में हर्षित जी से ये भी जानना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं जो डिवोर्स का कारण बनते हैं। देखिए जो भी ग्रह पाप ग्रह हैं या विच्छेदात्मक ग्रह माने गए हैं, जब उनका संबंध हमारी जन्म कुंडली में सप्तम भाव से बनता है तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य में विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि सप्तम भाव में केतु बैठ गया, सूर्य बैठ गया, सूर्य भी एक पापक ग्रह है, मंगल केतु एक साथ बैठ गया या मंगल शनि एक साथ बैठ गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य में विच्छेद होने की संभावना बनती है उनकी महादशा या अंतरदशा में। मतलब जब भी उन ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा आएगी, ऐसी स्थिति में वो जो है दाम्पत्य का विच्छेद करवा देते हैं। जी। और एक और टॉपिक पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। बहुत से लोग इसको मिथ मानते हैं, बहुत से लोग इसको सच भी मानते हैं, मांगलिक होना। तो बहुत से लोग मांगलिक से डरते भी हैं। तो क्या मांगलिक होना एक पाप है या मांगलिक से विवाह कर लेना चाहिए? देखिए पहली बात तो बात यह है कि मांगलिक कोई ऐसा बहुत बड़ा दोष नहीं है जी। जब भी आपकी जन्म कुंडली से अथवा चंद्र कुंडली से यदि मंगल 12वें घर में, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में बैठ जाए तो उसको मांगलिक योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो ये मांगलिक योग बुरे से ज्यादा अच्छा प्रभाव देता है। मांगलिक जो लोग होते हैं वो अत्यंत फुर्तीले होते हैं, उनको हर एक चीज में उनकी जो है एनर्जी की, उनकी मात्रा उनकी जीवन में और उनके शरीर में अधिक होती है। और बात ऐसी है यदि किसी की कुंडली में मांगलिक योग है या मांगलिक दोष है, अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि मंगल के ऊपर नहीं पड़ रही है तो ये कोई बहुत खराब चीज या कोई बहुत बड़ा दुर्योग नहीं है। मांगलिक का यही एक सबसे अच्छा उत्तम विकल्प है जो हमारे पूर्वजों ने भी बताया है कि मांगलिक का विवाह जो है वो मांगलिक में ही हो। हाँ, इसके कई सारे उपाय भी हैं, जैसे पीपल से जो है विवाह होता है, ठीक है, आग विवाह करवाया जाता है, कुंभ विवाह करवाया जाता है, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि यदि आप मांगलिक हैं तो आप अपने लिए एक ऐसे ही वर की तलाश करिए, ऐसी ही कन्या की तलाश करिए जो स्वयं भी मांगलिक हो, तो विवाह जो है वो सर्वोत्तम रहता है। क्या पामिस्ट्री जिसको बोला जाता है, हथेली देखकर, तो इससे भी इन सब चीजों का पता लगाया जा सकता है? जी बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। भाई देखिए पामिस्ट्री और ज्योतिष कोई अलग अलग विषय नहीं है, जो आपकी कुंडली बताती है वही आपकी हस्तरेखाएं बताती है जी, ठीक है। तो ये कोई अलग अलग विषय नहीं, इसको सामुद्रिक शास्त्र भी कहा जाता है जी। और जो अच्छा पामिस्ट्री का जानकार है, जो चीजें ज्योतिषी कुंडली देख के बता रहा है वो व्यक्ति हाथ देख करके भी बता सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा अच्छा जी। अच्छा, काफी लोगों से सुनने को मिला है कि क्या 36 के 36 गुण मिलने चाहिए। काफी सारे लोगों से मुझे ये भी जो आजकल के माता पिता हैं वो लोग बताते हैं कि हमारे 36 के 36 गुण मिलते थे और रोज लड़ाई होती है और किसी किसी का एक भी गुण नहीं मिलता था लेकिन उनमें बहुत बनती है। तो ये क्या है, सच है, मिथ है, कितना सच है? देखिए विवाह में केवल कुंडली में गुण मिलान करना ही केवल एक विषय नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जी। कई बार ऐसा होता है कि गुण तो बहुत ज्यादा मिल रहे हैं लेकिन उसके बाद भी विवाह टिक नहीं पाया, ठीक है। तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे योग होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर
वर और कन्या जी दोनों का अगर जो जन्म राशि जन्म नक्षत्र है, जी यदि उनका सेम हो जाए जन्म नक्षत्र, तो उसको एकाधिपति योग कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई भी कुंडली मिलान करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कुंडली नहीं भी मिल रही है तो भी विवाह अच्छा चलता है। जी। लेकिन मान लीजिए अगर कुंडली सब कुछ मिल गई, लेकिन उनके दोनों के प्रारब्ध में ही लिखा हुआ है, उनके 7वें घर में ऐसी स्थिति है कि विवाह विच्छेद होना ही है, तो कुंडली मिला करके भी विवाह विच्छेद हो जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है? अच्छा, एक सवाल और मुझे याद आया कि जी। प्रेम विवाह जो गंधर्व विवाह कहते हैं, उसमें कुंडली देखनी चाहिए, आवश्यक होती है या नहीं? अब देखिए, अब जिसने बिल्कुल ठान लिया है कि हमको प्रेम विवाह करना ही है, तो उसको तो कुंडली से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जी ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर गंधर्व विवाह कोई व्यक्ति कर रहा है या उसके जीवन में कोई लड़की अगर आ रही है या कोई पुरुष आ रहा है, तो सीधी सी बात है उसमें किसी न किसी ग्रह का तो रोल होगा ही, तभी वो लड़का या लड़की उनके उसमें आए हैं। तो गंधर्व विवाह में बहुत अधिक फिर कुंडली मिलान नहीं करना चाहिए। वहां कुंडली मिलान से अधिक अलग जो है दैवीय उपाय करने चाहिए, जिससे कि उनका जो है दाम्पत्य जीवन ग्रहों के प्रभाव के विपरीत होने के बाद भी उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा सफल हो सके। सफल जी हो सके। जी। अच्छा, इन सब चीजों का निवारण करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं? जैसे लोग बताते हैं आध्यात्मिक भी होती हैं, तांत्रिक भी होती हैं। देखिए, ग्रहों के बहुत प्रकार के उपाय होते हैं, पौराणिक उपाय भी होते हैं, ज्योतिष शास्त्रों में कई सारे उपाय हैं। ठीक है। कई सारे तांत्रिक उपाय होते हैं। मुख्य रूप से देखिए, स्नान एक उपाय होता है। स्नान, दान, जप, होम और रत्न और एवं जड़ी, ये सभी जो है वो ग्रहों के उपाय होते हैं। ग्रहों के लिए आप कुछ विशेष वस्तु डाल करके उससे स्नान भी कर सकते हैं। ग्रहों का आप कुछ विशेष मंत्र जाप भी कर सकते हैं। ग्रहों का आप कुछ विशेष दान भी कर सकते हैं। ग्रहों की कुछ विशेष कुछ जड़ी बूटियां होती हैं अलग अलग ग्रहों की, तो उनको भी विशेष नक्षत्र में न्योता दे करके ला करके और उसको पूजन करके धारण करने से भी उनका उपाय होता है। रत्न भी धारण किए जाते हैं। तो कई प्रकार के उपाय होते हैं। अच्छा, इसके तांत्रिक उपाय भी होते हैं क्या? जी बिल्कुल, तांत्रिक उपाय भी होते हैं। अच्छा, इसके कितने उपाय होते हैं, मतलब लगभग? वैसे तो उपाय तो असंख्य है। अच्छा। अब जिनको अपने गुरु से जितना मिला हो। अच्छा अच्छा। तांत्रिक उपाय करीब 350 तांत्रिक उपाय हमें प्राप्त है। जी। अगर इस चर्चा के बाद भी आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई व्यक्तिगत प्रश्न है, या आप कुंडली से लेकर या हस्तरेखा से लेकर आपको कोई प्रश्न है, या आपको विवाह में कोई किसी भी प्रकार की रुकावट आ रही हो, अगर इस प्रकार का आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में पंडित जी का नंबर भी है, उस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। आपके स्थिति अनुसार वो आपको सही मार्गदर्शन देंगे। तो दर्शकों, आज की बातचीत से हमने ये जाना कि लव मैरिज सही है या अरेंज मैरिज। तो सबसे सही है समझदारी, विश्वास, सम्मान और सही निर्णय, और एक योग्य ज्योतिषी की सलाह। तो अब इसी के साथ साथ हमने आज बहुत से विषयों की जानकारी हर्षित जी से प्राप्त की है, और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। और आगे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे हम किस प्रकार की वीडियो लाएं, काल सर्प दोष, पितृ दोष या तंत्र मंत्र, किस विषयों पे हम चर्चा करें। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव। हर हर महादेव।